नमस्कार साथियों। तो हम लोग 46वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को लेके हम लोग फिर शुरू हैं और यहाँ पर जो है वो पूरा ही हम लोग जो है पूरा स्टडी करेंगे। एक ही बार में पूरे 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, जिनका अभी कोई मतलब नहीं रहता है, तो वैसे प्रश्नों को मैं छोड़ दूंगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कंट्रोवर्शियल्स होंगे एज यूजुअल, जिसमें कि ये नहीं पता चलेगा कि इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा, ठीक है ना। उसमें एक से अधिक उत्तर होने के चांसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है वो देखेंगे और अपने तरीके से इसको देखेंगे और बनाएंगे कि भाई वो वैसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसके बाद जो है मामला थोड़ा सा बदल जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह है, भाई उस लेखक का नाम बताना है, ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा है? तो विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? याद है, ध्यान है आपको? विशाख दत्त गुप्तकाल की बहुत बड़ी विभूति थे। ये इनके दो नाटक प्रसिद्ध हैं, एक है मुद्रा राक्षस और एक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। तो चलिए, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस थी, तो अगली बार क्वेश्चन जो है ना ये मुद्रा राक्षस जैसा मामला पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लेंदीज भी हो जाएगा। तो मैं जो है ना थोड़ा बहुत तो बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो गेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाऊंगा उसमें पूरी डिटेल्स होगी, ठीक है। तो गेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज को ज़रूर आप लोग सब लोग देखते रहिएगा। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, मैं सब कुछ फ्री ही रख रहा हूँ अभी, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे पेड कोर्स चलाने की, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो बता दूंगा, पहले बताऊँगा। फिर भी जो लोग गरीब हैं या दूर दराज के हैं उनके लिए सब कुछ हमेशा मेरा फ्री रखने का ही मेरा विचार है। चलिए अगला देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो देखिए सीधी सी बात है, ये बार बार ये आता है ये क्वेश्चन, ये है इंडिका। तो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों के संचालित होने का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज ने भारतीय पशुओं का भी वर्णन किया है। नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को मेगास्थनीज ने एंटीनोमोई कहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ जानना जरूरी होता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। एक फार्मूला है ना, रावे पाक, है ना, उसमें चारों बौद्ध संगीतियों का जो है डिटेल्स में सब उसी में सम्मिलित हो जाता है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, दो चीज़ें और हुई है। एक हुई है ये कि 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई है और 6ठी बौद्ध संगीति भी हुई है, लेकिन वो हुई है आधुनिक काल में। तो उसके बारे में भी मैं करंट के क्वेश्चंस में उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। क्या मालूम कि अगली बार 4वीं और 5वीं के बारे में पूछे, 5वीं और 6ठी के बारे में पूछे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो थे उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यह है प्राकृत भाषा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? भाई जिनके साथ चाणक्य होंगे वो कहाँ नहीं जीतेगा, दक्षिण भी जीतेगा। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ये किया 7 श्रेणियों में विभाजित किया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय, जिसमें कि डिटेल से जो है सब बताया गया है। और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार से सीता भूमि का क्या मतलब है? तो वह है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अगर आप जो लोग भी देख रहे होंगे उनको पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये पता चलता है धौलावीरा से, ठीक है। धौल धारा पानी से संबंधित है, तो धौलावीरा जो है पानी से संबंधित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। अब 11 नंबर का देखें,
जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यानी अल बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को क्या बोलते हैं? मदद ए मास। दास्तान हमीर हजमा का दास्तान हमीर होना चाहिए, है ना, अमीर हमजा लिखा हुआ है, हमीर हमजा ज़्यादा सही रहेगा। दास्तान हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अब्दुस समद के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ये था चौधरी। सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो वो था चौधरी। अब देखते हैं भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? भाई ऐसे रट लीजिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इस तरह से इसको घोट के ही रखिए। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो देखिए, मैसूर में था कांग्रेस का एक पूर्ण विकसित संगठन। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य की जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे थे। भाई त्रावणकोर अभी आधुनिक काल में जो केरल का जो हिस्सा है वो त्रावणकोर का क्षेत्र था। तो उस क्षेत्र में क्या है ना कि सीपी रामास्वामी अय्यर को लगता था कि हमारे पास कोस्टलाइन है, हम लोग विदेश से व्यापार भी कर सकते हैं, तो हम लोग को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। स्वेच्छाचारी हो गया था वो, तो इसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने वहाँ पर काफ़ी बड़ा आंदोलन किया था। देखिए, देश को एकजुट रखने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है और कांग्रेस ने लगभग जो है हर जगह अपने संगठन के माध्यम से अच्छा काम किया है। और भी उसकी कुछ और भी बातें हैं, कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है। तो हम लोग जब भी इसको पढ़ेंगे एक बैलेंस वे में पढ़ेंगे। हम लोग हुल्लड़बाज नहीं हैं, हम लोग एक सोचने वाले प्राणी हैं और सोचने वाले प्राणी के रूप में ही हम लोग हर चीज़ों को लेंगे। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक मिनट है ना, गलत बता दिया मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले तो नरमपंथी थे, ठीक है ना। तो ये बात बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ये बड़ा फेमस उनका कोट है और बार बार जो है हर जगह जो है मतलब आपको ये देखने को मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कई बार एग्जामिनेशन में भी ये गलती होती है कि लोगों को आंसर पता होता है फिर भी वो गलती से कहीं और टिक लगा देते हैं, ठीक है। कई बार गलतियां हो जाती है तो हमें उस गलती को नहीं दोहराना है। यहाँ जो टेस्ट लगाते हैं ना, टेस्ट में हमें सीख लेना है कि भाई थोड़ा सा जो है ना अकलमंदी लगा लेना है, सारे ऑप्शंस को देख के तब आगे बढ़िए। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौड़ी चौड़ी कांड था वो। चौड़ा चौड़ी कांड में पुलिस वालों को जला दिया गया था, तो इस घटना के बाद उन्होंने इसको हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। पूना समझौते का उद्देश्य था, ठीक है, पूना समझौते का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था पूना समझौते का? ये था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। भाई मैंने इसके ऊपर और भी चर्चा की है, जैसे कि कितने सीट जो है ना पूना पैक्ट में दलितों को पहले दिया जाने वाला था और पूना पैक्ट के बाद कितना सीट दिया गया, आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाले सेट्स में मैंने उसके ऊपर चर्चा की है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी इसलिए आया था ताकि भारत सरकार और देशी राज्यों के संबंध को सुधारा जाए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ये उत्तरदायी कारण था कि ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर।
ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर के कारण बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो जाए। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ये कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हो गया। भाई बिहार और उड़ीसा अलग हट गए ना वो, तो कैसा कब हुआ ये? तो ये हुआ 1911 ईस्वी में। याद करिए, दिल्ली दरबार और बाकी चीज़ें, राजधानी ट्रांसफ़र, और उसी समय जो है बिहार और उड़ीसा अस्तित्व में आ गया। अन्यथा पहले ये अलग एक ही साथ था, बंगाल के साथ ही था। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग चाहते थे कि शांति के समय में भी युद्ध वाला सिस्टम का नियम कानून है लागू रखा जाए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, यानी उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे उसमें। तो वो कब हुआ था? कब हुआ था ये? एग्जैक्ट डेट बताइए। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। भाई कौन सी छत्र छाया में हुआ था? जो गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज है वो सफल नहीं हो पाया था। कि क्या कारण था? तो इसका कारण था इरविन गांधी समझौता। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश था, क्या आदेश था वो? अब तो आदेश था ही बोलेंगे। तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। भाई बड़े फेमस थे ये। कुछ किताब भी लिखी है कि इन्होंने, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मिल जाए तो। ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज़। जब भी पढ़िए ना, थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़िए। मतलब कुछ जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसको कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में उसके जवाब दें। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया वे थे, ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे। काफ़ी लंबा है ना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे थे, देखिए वे थी, है ना। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना 32, हाँ जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, ध्यान है जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो बुक है ना उसमें मिल जाएगा ये चीज़, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक बुक है, ये बुक है स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम में इसको थोड़ा सा अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में आपको ये मिल जाएगा ये मामला। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब होगा एक सिद्धांत का उल्लंघन। वह कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा पचड़ा है। गांधी जी जो है ना वो अहिंसा के पक्षधर तो थे, तो बहुत जगह यहाँ पे अहिंसा दिया हुआ है कि भाई युद्ध का मतलब होगा अहिंसा, लेकिन मुझे लगता है ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। अगर हम लोग बिपिन चंद्रा को भी पढ़ें और थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को भी देखें तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। तो न्याय और अहिंसा में जैसे सस्ते तौर पे देखते हैं तो अहिंसा सामने आता है, लेकिन अगर गांधी जी को पढ़ें तो ये मामला न्याय का ज़्यादा लगता है। ठीक है ना। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए अगर मैं टिक लगाता तो न्याय के साथ जाता।
ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन ये अगर कई लोगों ने अहिंसा को भी लगाया है तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि आयोग के पास इस तरह का मामला आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को आयोग हो सकता है कि हटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो ये निर्मित हुआ लॉर्ड लिथगो के कारण। 1960 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। भाई मिंटो को जो है ना भारत का असल में बंटवारा करने वाला माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। विश्व का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये था गुट निरपेक्षता। नेशनल ये था ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये नेहरू जी की बहुत बड़ी देन थी। आज भी ये प्रासंगिक है और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, पंचशील से, गुट निरपेक्षता से, इन सब से जो PSIR लेके पढ़ते हैं तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये हुआ दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में। साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन? ये काम का नहीं है, इसको हटा देना है क्वेश्चन को। अभी तो फिलहाल जो है वो हम जानते ही हैं कौन है, फिलहाल शी जिनपिंग है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा, वो उस समय के लिए प्रासंगिक था, अभी के लिए मतलब नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फोर्ड थे। फोर्ड जो थे ना अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्वाचित नहीं हुए थे। आगे देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों के कौन सा क्रम सही है? देखिए इसमें कौन सा क्रम सही है इसको हम लोग देखें। एक बार मैं सही उत्तर ही बता देता हूँ, एक बार मैं पढ़ लूँ एक बार अच्छे से। तो देखिए राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सही होगा, है ना। ये उत्तर ज़्यादा सही होगा, सेकंड इसका सही उत्तर होगा। पहले होंगे भारत राज्यों के राज्यपाल, फिर होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का फॉर्मेशन नॉर्मली 5 साल में होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी वित्त आयोग का फॉर्मेशन कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अभी ये मतलब का नहीं है, फिलहाल अभी देखना है। अभी का ताज़ा तो मैं करंट वाले में सब करा चुका हूँ। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह राज्यसभा। उपराष्ट्रपति इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यह है मकान किराया अधिनियम से। ठीक, एक मिनट मैंने फिर गलत बता दिया, पंचायती राज अधिनियम से इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। भाई इसको घोट के रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो है वो आता ही आता है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के सचिव नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये सब जो है ना भारत के महालेखा परीक्षक भाग ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भाग ले सकते हैं और सॉलिसिटर जनरल भी भाग ले सकते हैं, लेकिन कोई आदमी वोट नहीं दे सकते हैं। वोट सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वही सिर्फ कास्ट कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन।
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य से। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? भाई जो शुरुआत में बने वो 2 बार रह गए, तो अभी हम लोग देखें तो ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं राष्ट्रपति। अभी और कोई राष्ट्रपति नहीं रहे हैं 2 बार। भौतिक भूगोल से क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछने लायक क्वेश्चन है? लेकिन पूछा है तो इसका जवाब तो जरूर देना होगा। तो ये है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? देखिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मध्य इसका जो है किस पेटी में पाए जाते हैं, एक बार मैं ऑप्शंस को देख लेता हूँ। तो देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी में भी पाए जाते हैं और पड़ी प्रशांत पेटी में तो पाए ही जाते हैं। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित हैं? ये विट्स वाटरलैंड में ये उपस्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का भूगोल से क्वेश्चन को देखते हैं। भारत अवस्थित है, भाई इसको मोबाइल नंबर की तरह इसको रट जाइए इसको, ठीक है ना। भारत कहाँ अवस्थित है इसको रट जाइए। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। ठीक है, यहाँ पे डिग्री छोड़ दिया है और सेकंड जो आगे जो बताते हैं ना उसको इन्होंने छोड़ दिया है। ये अच्छा ही है, सिंपल है। इतना भी आप अगर रट के जाते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार बीपीएससी काफ़ी डीप में पूछने लगती है, मतलब सेकंड वगैरह भी पूछ लगी, तो अच्छा है कि भाई मोबाइल नंबर की तरह इसको रट जाइए। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। भारत में सूची 1 यानी वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, अब सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, इसका जो जहाँ तक है इसका जो उत्तर है वो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि कौन सा है, कहाँ होगा, है ना। एक बार आप इसको यहाँ से आप देख लीजिए, सारे लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो। तो जहाँ तक है मुझे लगता है इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। मैंने तो घोट रखा है तो मुझे याद ही है सब कुछ। निम्नलिखित के मत्स्य संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है मनन कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ है कि देखिए इसमें पढ़ता हूँ मैं। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है तथा अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में 2रा। अभी भी ये डेटा वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा बदला नहीं है। भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है जो तट से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तीर्ण है। ये भी सही है। और भारत के सकल घरेलू मत्स्य उत्पादन में ये 1% इसका योगदान है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो होगा ये 4 हो जाएगा। अभी भी बहुत डेटा चेंज नहीं हुआ है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा मैं जो दूंगा वो ज़्यादा सही रहेगा। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला संबंधित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? कहाँ से क्रमबद्ध है? तो देखिए, खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झड़िया, ये जो है क्रमबद्ध है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई? मतलब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना कोई मतलब का नहीं है। अभी मई 2000 में ही हो चुका था, तब 21 साल हो गए हैं, अभी कुछ नहीं होगा। ये जनवरी 2001, ये सब क्वेश्चन हटा देंगे। जो भी करंट का क्वेश्चन है उसको हम लोग हटाते चलेंगे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है
विश्व का भूगोल से क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का अधिकांश संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। कौन से नदी बेसिन हैं? 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये हैं कांगो, कोलंबिया और यांगत्से। ठीक है, कांगो, कोलंबिया और यांगत्से अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, यानी कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है लगाए जा सकते हैं, विद्युत बनाने के संयंत्र यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? कहाँ मिलता है हमें मधुमक्खी की तरह संकेंद्रण, यानी खूब जनसंख्या कहाँ मिलती है? दक्षिण एवं पूर्व एशिया में, जिसमें कि हम लोग भी आ जाते हैं, हम लोग भी उस क्षेत्र में हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का निम्नलिखित में से कौन अवयव नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन सा अवयव नहीं है? तो देखिए ये पोषण इसका अवयव नहीं है, पोषण का इससे संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का निम्नलिखित में से कौन अवयव नहीं है? ये उस समय का क्वेश्चन था तो उसको हम लोग हटा देंगे। 65 नंबर क्वेश्चन को भी नहीं छुएंगे, नज़दीक का है। अब है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? ये तो ऐसे भी आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा नहीं आता है। देखिए अगर 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कोई क्वेश्चन ही नहीं मानेंगे। सड़कें हैं, रेलवे है, ऊर्जा है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है आर्थिक संरचना में सरकार नहीं मानती है। वैसे कोरोना के समय में ये पता चल गया कि ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे हम मोटे तौर पे देखें तो सीधा उसका फर्क नहीं पड़ता है आर्थिक संरचना के ऊपर में। सामाजिक अधिसंरचना से किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? तो तार संचार और दूरसंचार को शामिल नहीं किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया ईयर बुक, यहाँ से सब मिल जाएगा। भारत में कोण उद्योग क्या है? भारत में कोण उद्योग क्या है? तो सभी हैं, विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सभी कोण उद्योग हैं। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो 2002 से 7 तक थी, काम का नहीं है। अब भौतिकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ता का एक घनत्व भाग घनत्व 7100 kg मीटर क्यू को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 kg MQ से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होगा? भाई इसका बहुत सीधा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें, लेकिन मैं एक बार कैलकुलेशन आपको जैसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बताऊंगा वैसे इसको ही बता दूंगा। ये 8300 kg मीटर क्यू होगी। जिनको मालूम है वो देख लीजिएगा कैसे एवरेज वगैरह निकाल देते हैं। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, तो ये विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये टिन और शीशे की एक मिश्र धातु है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। 1/6 है ना वहाँ गुरुत्वाकर्षण, तो भार अलग हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ये धुआं क्या है? ये धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई में। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ये है इथाइल अल्कोहल। भाई दारू बन जाता है इससे, ठीक है ना। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह है इथाइल अल्कोहल। कोई भी बना सकता है, बहुत आराम से बना सकता है। तो शराब के लिए यहाँ वहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शराब बंदी है तो घर में भी लोग चाहे तो कुटीर उद्योग के रूप में शराब बना सकते हैं। सिंपल है, साइंस का उपयोग करिए। वैसे शराब पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है और शराब समझदार आदमी को कभी नहीं पीना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। भाई किस चीज़ से अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है, भाई कौन सी धातु है ये? तो ये है तांबा। तांबा के ऊपर आप देखेंगे तो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है।
79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। भाई क्या नाम है इसका, जो कृत्रिम गैस जो फलों को पकाने के काम आती है, फलों को पकाने के काम आती है। देखिए ये है इथिलीन। इथिलीन जो है ना, ये फलों को पकाने के काम आती है। थोड़ा और भी चीज़ें मैं बताऊंगा डिटेल से, ठीक है ना। इथिलीन और एसिटिलीन, कई बार हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, एसिटिलीन और इथिलीन। तो इस क्वेश्चन को भी मैं हल्का सा जो है डिटेल से बता दूंगा मैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है एक, तो ये एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो ये क्या है, एक एस्टर है। आगे देखें, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है, नॉर्मली नहीं पाई जाती है। तो देखिए रेडॉन उसमें नहीं पाई जाती है वायु में। हीलियम, नियॉन और आर्गन की कुछ मात्रा तो मिल जाती है, लेकिन रेडॉन नहीं मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, ये पाया जाता है मैग्नीशियम। शुष्क बर्फ क्या होती है। भाई शुष्क बर्फ सिंपल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। स्नेहक के रूप में काम आता है कई जगह पे, जैसे शुष्क स्नेहक का जहाँ यूज होता है ना, वहाँ पे लुब्रिकेंट अंग्रेजी में बोले तो शुष्क यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट का जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जीव विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने के लिए में आवश्यक होता है। तो ये होता है विटामिन के। खून के जमने के लिए चाहिए विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो ये हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। भाई अवशेषी अंग क्या होता है, जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो सामने वाले चपटे दांत जो है इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अवशेषी अंग नहीं है। शक्करों में सबसे मीठी है। शक्करों में सबसे मीठी है तो क्या चीज़ है सबसे मीठी, तो ये है फ्रुक्टोज। शक्करों में जो है सबसे मीठी है तो क्या है, तो वो है फ्रुक्टोज। अमेरिका अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। 2003 में ये हुआ था, तो वो चर्चा में था, है ना। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। भाई ये भी काम का है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया। एक बार सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, 18 मई 1974 को किया था इंदिरा गांधी ने ये करवाया था, ठीक है ना। दोबारा किसने कराया, अटल जी ने कराया। कौन से डेट को कराया, वो डेट है जो वो बता देना है हमें, ठीक है, उस डेट को हमें बताना है। चलिए तो और सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं, कई सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन को 18 मई 1974 पे थे हम लोग। अब बात करते हैं राज्य विशेष के। राज्य विशेष के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें राज्य विशेष में पहला क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है, तो इन सभी के लिए है। सिखों के लिए तो पटना हो गया, जैनों के लिए भाई वैशाली का क्षेत्र है, कुंडग्राम हो गया, और बौद्धों के लिए गया तो हो ही गया। तो ये तीनों के लिए जो है ये महत्वपूर्ण जगह है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। भाई झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, 15 नवंबर 2000 को ये अलग हो गया, ठीक है। कब हो गया, तो 15 नवंबर 2001 को। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं। बिहार में अभी कितने विश्वविद्यालय हैं, कुछ बड़े घटे तो ज़रूर होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है कि 21 हो चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, ये थी वैशाली में। चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये किया था नालंदा में। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। देखिए मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कोई मतलब नहीं है, वर्तमान के नहीं, अभी तो फागू चौहान हैं अभी फ़िलहाल राज्यपाल बिहार के। तो जो बदलेंगे भी तो 2001 की जनगणना को नहीं देखेंगे। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, भाई अभी कितने सदस्य हैं, ये तो आज भी प्रासंगिक है। तो इसमें अभी 243 सदस्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो किस शहर में हुआ था 1937 का, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा 1937 के अधिवेशन के बारे में। अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बिहार सेक्शन में मैं इसको पूरा करा दूंगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ये कुर्मी नहीं थे, आज बहुत वर्चस्वशाली है। अरे जिनके मुख्यमंत्री लगातार इतने दिनों तक कुर्सी पे रहेंगे तो जाति प्रधान राज्य में तो वो हो ही जाएंगे। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। भाई किसका अभाव था? तो एकीकृत समुदाय। आज भी हमारा समुदाय एकीकृत नहीं है, तो एकीकृत समुदाय के अभाव में बहुत गड़बड़ियां हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। क्या चीज़? अपने आर्थिक स्थिति को बचाना चाहते थे वो। राजनीति में जो सारे जमींदार गए वो चाहते थे कि उनकी ज़मीन और पैसे सुरक्षित रहें। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक से अंग्रेजी राज्य के कई महीनों तक गायब सा हो गया। तो कहाँ हो गया था? ये हुआ था बढ़ी में। बढ़ी में जो है ना पूरा गायब हो गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1929 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। किसको जाता है? किसको जाता है? तो ये जाता है कांग्रेस को ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। तो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनकी क्रांतिकारिता के कारण जो है समाजवाद जो है काफ़ी तेज़ी से और बहुत मजबूती के साथ जो है बिहार में फैला। तो ये सब क्वेश्चन है ना घोट जाने वाले हैं, कि ये सब जैसे भी क्वेश्चन है इन सब को अच्छे से एकदम घोट के रखिए और हम लोग जो है आगे और भी क्वेश्चंस को देखते ही रहेंगे। देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन को। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। कौन से श्रेणी में रखा जा सकता है कृषक वर्गों को? ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो त्रिमुखी वर्गीकरण में इनको रखा जा सकता है, ठीक है ना। त्रिमुखी वर्गीकरण ज़्यादा सही रहेगा। विकास का कारण है। विकास का कारण क्या है? 107 नंबर पे हम लोग हैं। तो जीने के लिए संघर्ष। जीने के लिए जो संघर्ष होता है ना, इसी से विकास होता है। बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? भाई उत्तर की ओर से आके कौन सी मिलती है? तो ये है गंडक, कमला, बागमती। ये नदियाँ दक्षिण की तरफ ट्रेवल करती है और उत्तर की ओर से जाके गंगा में मिल जाती है। बिहार में भांगड़ मिट्टी मिलती है। भांगड़ मिट्टी कहाँ मिलती है बिहार में? ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में विविध भौगोलिक क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए ये वाला तो सही रहेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2400, ये बढ़ी है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो कहाँ पे क्या मिलता है, तो इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या मिलता है। 112 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए, तो अभड़क जो है, अभड़क कहाँ मिलता है? तो ये मिल जाएगा गया में, ठीक है ना। अभड़क मिल जाता है गया में। इसके बाद स्वर्ण को देखें, स्वर्ण कहाँ मिलता है? स्वर्ण जो है वो मिल जाएगा मुंगेर में। डोलोमाइट मिलता है रोहतास में। और पेट्रोलियम कहाँ मिल जाएगा? किशनगंज में, ठीक है। तो आप यहीं से देख लीजिए। ऑप्शन तो मैं क्या बताऊं भाई, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसके अकॉर्डिंग भी आप देखें तो कौन सा होगा? इसका ऑप्शन जो होगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सूची 1 के उद्योगों को सूची 2 से मिलाना है। फिर देखते हैं कागज एवं लुगदी। कागज एवं लुगदी उद्योग कहाँ पर है? सिगरेट कहाँ पर है? हाजीपुर में। देखिए हाजीपुर में प्लाईवुड है, सीधा सा मामला है। जूट है वो पूर्णिया में है। सिगरेट हो जाएगा दिलवारपुर में। और कागज एवं लुगदी हो जाएगा डालमिया नगर में।
तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, घोट लीजिएगा इसी को ऐसी तरह से। और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 वाला जो है वो सटीक बैठता है, जो हमने बताया वो 2 के अकॉर्डिंग बैठता है। 2001 की जनसंख्या को हम लोग नहीं देखेंगे, जनगणना को 114 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस करते हैं। 115 देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वो बदल चुका है, तो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तीसरा पोजीशन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। देखिए हरियाणा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, ये जुड़ती है नेपाल की। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अभी देखिए इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि झारखंड अलग हो चुका था ना, तो और अभी जम्मू कश्मीर भी हो गया। इसका 12वां पोजीशन है फिलहाल, 12वां या 13वां, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है 12वां है। 2001 वाला 119 नंबर क्वेश्चन हटा देंगे, समसामयिकी के सारे क्वेश्चन को हम लोग हटा देंगे, 122, 23 जो भी क्वेश्चन है समसामयिकी के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ अलग से, यहाँ से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से तो क्या कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, 134, 35 काफ़ी लंबा है समसामयिकी के क्वेश्चंस। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है। ठीक है, अब आता है झंडा गीत किसने लिखा है, ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसको लिया है। श्यामलाल प्रसाद सिर्फ लिख दिया है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा गीत। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, किसके हस्ताक्षर हुए थे यूएनओ के चार्टर पे, कहाँ हुए थे हस्ताक्षर, यूएनओ के चार्टर पे हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो ये स्थित है दी हेग में। हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिम तक्षेस के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। अभी ये करंट टाइप का ही क्वेश्चन है, तो ये हुआ था मार्च 1997 में, ये अभी नहीं पूछा जाएगा। जल शक्ति स्थल का संबंध किससे है, भाई शक्ति स्थल का संबंध है श्रीमती इंदिरा गांधी से। तो चलिए 10 क्वेश्चन जो है करंट के हो गए, 20 से 30 क्वेश्चंस जो हो गए 20 से 30 क्वेश्चंस हो गए वो करंट के हो गए, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, तो इनको हटा देंगे। करंट का मैं करा ही रहा हूँ, मैथमेटिक्स पे फिर मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। सारे क्वेश्चंस मैं अभी तक जितने बीपीएससी ने कराए हैं सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।